नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर आजमगढ़ से है, जहां 1 अप्रैल से प्राथमिक विद्यालयों में नया सत्र शुरू हो गया है, जिसको लेकर के छात्रों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। टीवी 20 न्यूज़ को बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ श्रावस्ती से शुरू होकर पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के उपरौड़ा प्राथमिक विद्यालय में एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ चयनित बच्चों को प्रवेश का कार्यक्रम कराया जाएगा, जहाँ पर जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे और बच्चों को नामांकित कराने के लिए 1 महीने का विशेष अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा। और यह कार्यक्रम जनपद के हर स्कूलों में चलाया जाएगा, जिससे कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए। क्या कुछ कहा बीएस आजमगढ़ ने, सुनिए। प्राथमिक विद्यालय में नया सत्र आज से शुरू हो गया है, क्या कार्य योजना है? हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अप्रैल से हमारे नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो रही है। विगत 1.5 साल से कोरोना की वजह से हमारी कक्षाएं उस तरह से सतत रूप से नहीं चल पाई हैं, तो एक नया उत्साह है कोरोना के बाद से बच्चों में विद्यालय के नए सत्र में प्रवेश को लेकर। 4 तारीख से हम लोग जो है स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रावस्ती में इस कार्यक्रम का शुभारंभ कराया जा रहा है। उस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हम लोगों के द्वारा उकरौड़ा प्राथमिक विद्यालय चयनित किया गया है, जो पलनी ब्लॉक में आता है, जिसमें हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि और हमारे जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनके नेतृत्व में हम लोग वहाँ एक कार्यक्रम करेंगे अपने जनपद का, जब वहाँ श्रावस्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरुआत कर दी जाएगी। उस कार्यक्रम में हम लोग उन बच्चों को जो विद्यालय में नव प्रवेश के लिए चिन्हित किए गए उनका प्रवेश का कार्यक्रम कराया जाएगा, तथा अगले महीने भर हम लोग हाउस होल्ड सर्वे का एक स्कीम लेके आए हैं, जिसमें हम उन बच्चों को जो हमारे विद्यालय में नामांकित नहीं है, किसी कारणवश छूट गया है, उन बच्चों को चिन्हित करके विद्यालय में नामांकित कराने का प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम हमारे एक प्रतिनिधि जनपद स्तर पे एक जगह उकरौड़ा में होगा और ये छोटे बड़े रूप में हर विद्यालय में उस दिन संचालित कराया जाएगा। तो ये हमारा स्कीम है, जिसमें हम लोग पिछले वर्ष की तुलना में हम उम्मीद करेंगे कि इस जनपद का कोई भी बच्चा छूटा न रह जाए, ताकि हम उन बच्चों को उनकी कक्षा के अनुरूप, उनकी आयु के अनुरूप ज्ञान अर्जित कराने में हम बेसिक शिक्षा सहयोग कर सकें। बच्चे बनाई गई है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी। अब रुक जाइए भाई। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमाली का जनपद आगमन पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही सैयदा सठिया मुबारकपुर एवं बिलरियागंज बाजार में जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ज्ञात हो कि शाह आलम और गुड्डू जमाली 2 बार से मुबारकपुर विधानसभा से बसपा से विधायक रह चुके हैं, चुने गए थे और किन्हीं कारणों से बसपा छोड़ सपा का दामन थामा था, लेकिन उचित सम्मान न मिलने के कारण असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से मुबारकपुर से 2022 विधानसभा चुनाव लड़कर काफ़ी मजबूत स्थिति में रहे, जिससे राजनीतिक पंडितों में तहलका मच गया था। और अब फिर से लोकसभा आजमगढ़ के उपचुनाव में पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती ने शाह आलम और गुड्डू जमाली को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ज्ञात हो कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि गुड्डू जमाली पूर्वांचल में एक लोकप्रिय नेता के नाम से जाने जाते हैं और हर वर्ग में इनकी अच्छी पकड़ है, जिसका फायदा बसपा सुप्रीमो मायावती को मिल सकता है और आजमगढ़ जिले के साथ ही कई जनपदों में मुस्लिम व दलित गठजोड़ एक नया गुल खिला सकता है। पर वक्त गुड्डू जमाली ने चुनावी अभियान की शुरुआत करके लोगों में एक संदेश दे दिया है कि वह संघर्ष करने वाले नेता हैं और पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में कूद गए हैं, जबकि इन अन्य दलों में अभी किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में एंटी रोमियो टीम बनाकर सौदों के ऊपर कार्रवाई के लिए पूरे प्रदेश भर में पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि इसी क्रम में पूरे प्रदेश भर में यह कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में कोतवाली व एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति के तहत जागरूक करने के लिए शहर कोतवाली के घंटाघर चौराहे पर ब्रीफिंग की गई। एसपी ने बताया कि यह टीमें जनपद के हर थानों पर गठित की गई है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। आइए सुनाते हैं कि एसपी अनुराग आर ने क्या कुछ कहा। सर क्या जागरूकता का कार्यक्रम किया गया है? मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत आज जो पुलिस की टीमें गठित की गई हैं, इसमें एंटी रोमियो की टीमें हैं जो नए दस्ते गठित किए गए हैं। प्रत्येक थाने से एक सब इंस्पेक्टर, 2 महिला पुलिसकर्मी, 1 कांस्टेबल को गठित किया गया है। इनकी आज यहाँ पे ब्रीफिंग की गई है। इनको ऑलरेडी हालांकि पता है क्या क्या काम किया जाना है, लेकिन बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के द्वारा जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में पुनः ब्रीफ किया गया है। सुबह के टाइम जब बच्चियां, महिलाएं घूमने जाती हैं, स्कूल खुलने के टाइम, स्कूल बंद होते समय, धार्मिक स्थलों के आसपास जहां महिलाएं जाती हैं, शाम को मार्केट के आसपास, चौराहों पे, ऐसे स्थल जहां भीड़भाड़ होती है, वहां पे पुलिस की मौजूदगी और एंटी रोमियो टीम के द्वारा कार्रवाई किए जाना, इसके संबंध में बहुत विस्तार से ब्रीफ किया गया है। जनपद पुलिस का एक ही लक्ष्य है कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए पूरे जनपद के अंदर जितनी भी जगह हैं उन सबको पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाया जाए। इसके साथ साथ हम लोग आज से एक जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, जिसमें स्कूलों के साथ साथ, कॉलेजों के साथ साथ गांव में भी हमारी महिलाएं जो कांस्टेबल्स हैं वो जाएंगी और महिलाओं को जागरूक करेंगी कि अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप इन नंबरों पर फ़ोन करें, पुलिस को सूचना दें और पुलिस उनके साथ खड़ी है। लेकिन जो आपराधिक तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित करेगी। सिविल ड्रेस में आपकी महिला पुलिसकर्मी जो होंगी, ये कॉम्बिनेशन होगा। 2 जो पुलिसकर्मी हैं वो सादी ड्रेस में रहेंगे ताकि ऐसे लोगों को, ऐसे अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करने में सहायता हो सके, क्योंकि पुलिस को देख के लोग जनरली, जो अराजक तत्व है वो भी रास्ता बदल लेता है अपना। तो 2 पुलिसकर्मी हैं वो सादे में रहेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे और उसके बाद जो वर्दीधारी पुलिसकर्मी है वो आके उनको पकड़ेंगे। इनके खिलाफ प्रिवेंटिव की कार्रवाई, 151 की कार्रवाई, 294 में मुकदमे लिखे जाना, 354 में मुकदमे लिखे जाना, और ऐसे जितने अपराधी होंगे जो चौराहे पे, सड़क पे या पब्लिक प्लेस में महिलाओं के साथ ऐसी उद्दंडता करते हुए पाए जाएंगे, उनको गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर कराने का भी प्रावधान है। सर, एक नया प्रयोग आपने किया कि हमको से ब्रीफिंग पुलिस ने, ये पब्लिक प्लेस पे ब्रीफिंग करने के पीछे क्या मंशा है? इसके 2 कारण थे। नंबर 1, जब हम पब्लिक में किसी चीज़ को बताते हैं तो पुलिसकर्मियों के साथ साथ वो संदेश आम पब्लिक में भी जाता है। आम पब्लिक जो अच्छे लोग हैं उनके अंदर ये संदेश जाता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए साथ में खड़ी हुई है। इसके साथ साथ जो अराजक तत्व हैं उनको भी ये संदेश जाता है कि अब पुलिस सड़कों पे उतर चुकी है और पुलिस किसी भी अराजक तत्व को किसी भी कीमत पे बख्शेगी नहीं। तो इन्हीं 2 पर्पज़ के साथ ये आज पब्लिक में एक ब्रीफिंग की गई है और हम लोग इसकी डेली मॉनिटरिंग करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं के लिए एकदम सुरक्षित वातावरण जनपद में रहे। पुलिस का मोटो ये अराजक तत्व, बिल्कुल हम अराजक तत्वों को किसी भी प्रकार से नहीं बख्शेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई। मेरे द्वारा पुलिसकर्मियों को यह भी बताया गया है कि जितनी कठोर कार्रवाई आप अराजक तत्वों के, अपराधियों के विरुद्ध करें, मैं उनकी सुरक्षा के लिए साथ में खड़ा हूँ, उनके प्रोटेक्शन के लिए साथ में खड़ा हुआ हूँ। पुलिसकर्मी जो अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा और अगर कोई पुलिसकर्मी किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करता है तो उसके लिए तो हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रावधान है कि हम उनको कठोर रूप से दंडित भी करते हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 64 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1868 यानी 1868 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 494 वाहनों का चालान किया गया और थाना रानी सराय से एक वाहन को सीज किया गया। आजमगढ़ जिलाधिकारी की नज़र ठेला चला रहे कई बच्चों पर पड़ गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला ले लिया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह की पहल पर 2 खंड शिक्षा अधिकारी सुश्री रविता राव नगर तथा जेपी सिंह पलहने की अध्यक्षता में टीमें गठित करी गई और चिल्ड्रेन कॉलेज के प्रबंधक बजरंग त्रिपाठी ने बच्चों के भविष्य व उनके माता पिता को विद्यालय में समायोजित करने का भी बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि एक समाचार पत्र में
खबर प्रकाशित की गई जिसमें एक ठेले पर 2 बच्चे बैठे थे, तीसरा बच्चा चला रहा था तथा चौथा पीछे से धक्का दे रहा था। का संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 2 खंड शिक्षा अधिकारी सुश्री रविता राव नगर तथा श्री जेपी सिंह पलानी की अध्यक्षता में 2 टीमें गठित की, जिसमें प्रथम टीम में अमरीश श्रीवास्तव, आशुतोष यादव, शुभम पांडे, ऋषिकेश दुबे तथा अमरीश यादव तथा दूसरी टीम में संतोष कुमार राय, रवि प्रकाश पाठक, अंजलि मिश्र, निखिल उपाध्याय, मोशीम बुद्धा एवं अभिषेक राय आदि द्वारा जिला मुख्यालय के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में एक बच्चे को चिन्हित करते हुए समाचार पत्र में प्रकाशित 4 बच्चों को ढूंढ निकाला गया, जिनका विवरण है संजय एवं बिट्टू, पुत्रगण स्वर्गीय अख्तर, माता साहिन, गोलू, माता समा परवीन, निवासी गुलामी कपूरा, टेढ़िया मस्जिद के पास, आजमगढ़ एवं एक 3 साल की बच्ची जो संजय की बहन है। इन बच्चों को जिलाधिकारी के निर्देश पर चिल्ड्रन कॉलेज के प्रबंधक बजरंग त्रिपाठी के उपस्थिति में संजय को जिलाधिकारी द्वारा, बिट्टू को एडी बेसिक तथा गोलू को बीएससी द्वारा परिषदीय यूनिफॉर्म प्रदान करते हुए उनके शैक्षिक उत्थान के लिए गोद दिया गया। चिल्ड्रन कॉलेज के प्रबंधक बजरंग त्रिपाठी द्वारा तीनों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ इनकी माता साहिन एवं शमा परवीन को उनकी योग्यतानुसार अपने विद्यालय में समायोजित करने का भी आश्वासन दिया गया। और एक खबर जौनपुर से है, जहां एसपी अजय साहनी के निर्देश पर पैदल गश्त कर पुलिस ने आम जनमानस को उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है। मनीष कुमार वर्मा जिलाधिकारी और जौनपुर एसपी अजय साहनी के द्वारा भारी पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली होते हुए शाही पुल, सायपोख्ता, जेसी चौराहा, रोडवेज तक पैदल गश्त कर आम जनमानस को उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया गया। इस दौरान आम जनमानस एवं व्यापारी बंधुओं से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास दिलाया गया एवं उनकी समस्याएं भी सुनी। मामले में अजय साहनी एसपी जौनपुर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। शाम को बाजार में भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, डीजीपी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में जिलाधिकारी जौनपुर महोदय और अन्यों के द्वारा पुलिस फोर्स के यहाँ सड़कों पर पैदल गश्त किया जा रहा है। जो व्यापारी हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है और ये रूटीन में प्रतिदिन ये पूरे जनपद में होता रहेगा। आज भी जनपद के प्रत्येक थाना क्षेत्र में और हर स्थान के सभी पुलिसकर्मी और सभी अधिकारीगण, प्रशासन के सभी अधिकारीगण जो है सभी लोग लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं। एंटी रोमियो दस्ते को भी सक्रिय किया गया है, क्या जनपद शुरू सक्रिय कर दिया गया है? जी बिल्कुल, आज सुबह से प्रॉपर अभी चुनाव के कारण ड्यूटियाँ बाहर थी और चुनाव में सारी फोर्स व्यस्त थी। अब उसके बाद आज से एंटी रोमियो टीम को भी पूरी तरह से सुबह से सक्रिय किया गया है और आज करीब 250 के आसपास विद्यालयों की पूरे जनपद में एंटी रोमियो टीम द्वारा चेकिंग की गई है, जिसमें 5 FIR भी पंजीकृत किए गए हैं और करीब 88 लोग थे जिनको चेतावनी भी दी गई है। ये प्रक्रिया निरंतर अब चलती रहेगी और एक नंबर भी बहुत जल्द जारी किया जाएगा एंटी रोमियो से संबंध में। साथ ही जितने स्कूल कॉलेजेस हैं सभी से पक्ष से लगातार मीटिंग कराई जाएगी, बच्चों को जागरूक किया जाएगा और इसके अलावा ये भी सबसे अपील किया जा रहा है कि अपने स्कूलों में लोग मास्क लगाएं, सिगारेट का टीका लगाएं, समय समय पर थाना पुलिस सूचना करेंगे, जो भी समस्या लोगों की लोग उसका समाधान कराएंगे। महाराजगंज में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए ठेका कर्मचारी ने पत्रकार का चोला पहन लिया। मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब विपणन केंद्र की जांच शासन द्वारा कराए जाने पर खदान में हेराफेरी का मामला सामने आया और जिलाधिकारी के निर्देश पर दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा कथित पत्रकार द्वारा विपणन केंद्र पर ठेका कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए हेराफेरी करने के मामले में शिकायत होने पर ठेकेदार द्वारा उसे हटा दिया गया, जिस पर वह अपनी पहुंच दिखाने के चक्कर में राजनीतिक रसूख के साथ साथ कुछ तथाकथित पत्रकारों को वितरण केंद्र पर भेजकर तो कभी फोन के माध्यम से मौजूदा विपणन निरीक्षक पर नाजायज दबाव बनाते हुए जिले के आला अधिकारियों को खुद फोन करता और मौजूदा विपणन निरीक्षक की जांच की मांग करता। इस प्रशासन द्वारा एक टीम बनाकर जांच कराई गई। जांच टीम की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा विपणन निरीक्षक के पूर्व के विपणन निरीक्षक के समय में तथा कथित पत्रकार द्वारा ठेका कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए लगभग 500 कुंटल खाद्यान्न की हेराफेरी का मामला उजागर हो गया, जिसमें तत्कालीन विपणन निरीक्षक की मिलीभगत एवं तथा कथित पत्रकार और उसके सहयोगियों द्वारा हेराफेरी का साक्ष्य मिला। विपणन केंद्र से हटाए जाने के बाद तथाकथित पत्रकार और ठेका कर्मचारी रहे जितेंद्र मौर्य अपने साथी तथाकथित पत्रकार एवं सहयोगियों के माध्यम से मौजूदा विपणन निरीक्षक पर नाजायज दबाव बनाने के लिए 2 बार खुद साजिश कर खदान से लदी गाड़ी पकड़वाया और आरोप है कि मौजूदा विपणन निरीक्षक पर लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत करने का दबाव बनाने लगा, परंतु जांच में मौजूदा विपणन निरीक्षक के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला और उसकी मंशा पर पानी फिर गया। हेराफेरी के संबंध मिले साक्ष्य के आधार पर महाराजगंज थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आज जनपद बार एसोसिएशन बस्ती के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश कुमार द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जनपद बार के अध्यक्ष रजनीश कुमार दुबे, महामंत्री रमेश चंद्र पांडे, उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, कृष्ण मुरारी मिश्रा, शैलजा प्रसाद मिश्रा, प्रेमनाथ सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। फोटो खींच सकते हैं।
मैं रजनीश कुमार दुबे एडवोकेट अध्यक्ष जनपद बार एसोसिएशन सत्यनिष्ठा से घोषणा देता हूँ कि मैं जनपद बार एसोसिएशन के संविधान में प्रदत्त अधिकार एवं कर्तव्यों का संपादन पूरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं लगन से करता रहूँगा और अध्यक्ष पद की गोपनीयता को भंग नहीं करूँगा। बार के सदस्यों के हित के लिए सर्वमान विधि सर्व संघर्ष के लिए मैं तत्पर रहूँगा। मैं यह भी संकल्प लेता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा मॉडल बायलॉज में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन में सतत प्रयत्नशील और जागरूक रहूँगा तथा बार और बेंच के बीच मधुर संबंध बनाए रखने में रचनात्मक सहयोग प्रदान करता रहूँगा। अब इसी के साथ अगले शपथ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री रमेश चंद्र पांडे जी, जो जनपद बार एसोसिएशन के महामंत्री चुने गए हैं, वो आएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन आदरणीय श्री बालजी श्रीवास्तव। आजमगढ़ शहर के एटलस पोखरा स्थित एक गोदाम में शुक्रवार की रात चोरों ने गोदाम का दरवाजा तोड़कर उसमें रखा गद्दा, तकिया सहित कुल 2 लाख रुपए मूल्य का सामान उठा ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोदाम में हुई चोरी की जांच पड़ताल की। शहर की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी बदरका निवासी मोहम्मद कलीम पुत्र मोहम्मद इदरीस की शहर की खतरी टोला चौक पर दुकान है। उनका गोदाम एटलस पोखरा स्थित अजमतपुर कोडर में स्थित है। शुक्रवार की रात चोर गोदाम की छत से अंदर घुसे और गोदाम का दरवाजा तोड़कर उसमें रखा 60 पीस गद्दा और 30 पीस तकिया उठा ले गए। मोहम्मद कलीम को चोरी की सूचना उस समय हुई जब वह दोपहर को दुकान से माल निकालने गोदाम पर पहुंचे। गोदाम पर पहुंचते ही मोहम्मद कलीम को गोदाम का दरवाजा टूटा हुआ मिला। उन्होंने इसकी सूचना बदरका चौकी पर दी। सूचना पर मौके चौकी इंचार्ज विजय कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच पड़ताल की। गोदाम के बगल स्थित एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया। मोहम्मद कलीम ने गोदाम में हुई चोरी किया लिखित तहरीर बदरका चौकी पर दी है। पूरा परिचय? मोहम्मद कलीम मेरा नाम है। क्या हुआ है, कैसे चोरी हुई है, क्या क्या गायब? ये चोरी छत से ही, ये छत आप देख रहे हैं, इसी छत से जो है चोर आए हैं और गए हैं नीचे, सारा दरवाजा तोड़े हैं। तोड़ने के बाद माल को निकाले हैं। निकाल के फिर इसी रास्ते से देखिए सब ये ईंटा लगा के इसी रास्ते से इन लोगों ने माल को पार किया है। माल पार किया है और इसके बाद जब कंप्लेन की गई तो पुलिस आई। लोकल पुलिस ने मेरी बहुत सपोर्ट किया, 112 नंबर वाले ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जब बड़े अधिकारी जब आए फिर अगल बगल कैमरे लगे थे, लोगों ने क्या आपस में बात किया, सारे लोग चले गए। मुझसे मतलब कुछ नहीं बताए कि क्या होगा क्या नहीं आपके साथ होगा या आपके साथ कुछ अच्छा करेंगे, कुछ उसने कोई आश्वासन तक नहीं मुझे दिया और चुपचाप से चले गए। उसके बाद कितने का माल लगभग गायब हुआ? लगभग मेरा सर 2 लाख रुपए का माल गायब हुआ है मेरा। तो किसके ऊपर आपको क्या लग रहा है, कैसे? अब मैं किसी को पार्टिकुलर नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन चोरी छत से हुई है तो पुलिस अगर चाहेगी तो अगल बगल के साथ से कैमरों से इस चीज़ की जानकारी ले सकती है। अगर पुलिस इसमें अगर बड़े अधिकारी लोग इसमें इंटरफेयर करें, सपोर्ट करें तो ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा माल बरामद हो जाएगा। तो आप कप्तान महोदय से क्या कहेंगे? कप्तान महोदय से कहेंगे सर हमको इंसाफ दिलाइए, हमारा नुकसान हुआ है, हम व्यापारी हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, सब कुछ है, जो चीज़ लायबिलिटी बनती है हम उसको पूरा करते हैं। तो अगर हम व्यापार कर रहे हैं, हमारे बच्चे उससे जी खा रहे हैं, तो अगर हमारा नुकसान हुआ तो हमारे नुकसान की भरपाई करवाएं, कहीं न कहीं से वो हमारे माल को बरामद करवाएं और हमें हमको दोबारा फिर वो माल हमें मिल सके। दोषियों पर कार्रवाई और दोषियों पर जिन लोगों ने मतलब इसमें जिन लोगों का हाथ हो उन पर कार्रवाई करें, ताकि आगे फिर ऐसा किसी के साथ और वो लोग न करें, नहीं तो उनका हौसला बढ़ेगा। क्योंकि एक बार कर देंगे और इसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उनके मन और बढ़ेंगे और लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, और लोगों के साथ हो सकता है। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के स्वर्गीय केएन सिंह स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंगीतपुर में सर्व शिक्षा अभियान की जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को हरी झंडी विद्यालय के प्रबंधक राणा रुद्र प्रताप सिंह ने दिखाई। रैली नंदना होते हुए मंगीतपुर सरैया अतरैट होते हुए विद्यालय प्रांगण में गोष्ठी में तब्दील हो गई। विद्यालय के प्रबंधक द्वारा लोगों से अपील की सरकार की मंशा के अनुसार सब बड़े का नारा देते हुए कहा जिससे सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिल सके। सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाकर के गरीबों को शिक्षित करने की मंशा से मुफ्त शिक्षा योजना चालू की है, जिससे पैसे के अभाव के चलते कोई गरीब बच्चा अशिक्षित न रह जाए। उप प्रबंधक दिवेश कुमार सिंह बबलू ने बताया कि सरकार शिक्षा के साथ साथ मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त भोजन, अनेक योजनाओं से गरीबों का कल्याण कर रही है। बस जरूरत है उनके भविष्य को उज्जवल करने की। मैं विद्यालय का उप प्रबंधक देवेश कुमार सिंह। विद्यालय का नाम क्या है सर? स्वर्गीय केएन सिंह स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंगीतपुर।
अच्छा, आज विद्यालय में एक सर्व शिक्षा अभियान की रैली निकाली गई, इसके बारे में? विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के तहत रैली निकाली गई। ये रैली जो है गांव के आसपास मंगितपुर, मैनुद्दीनपुर, अतरेट, पंडौली, पकुआडी, नंदना होते हुए विद्यालय में संपन्न कराई गई। रैली का उद्देश्य क्या रहा? रैली का सर्व शिक्षा अभियान के तहत लोगों को उत्तेजित किया गया, प्रेरित किया गया कि अपने बच्चों का एडमिशन करवा लें। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार चाहती सब बढ़े सब पढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, सब बढ़े सब पढ़े। अच्छा, इस बार आपके यहाँ क्या स्थिति नामांकन की? इसके पहले कितने छात्र रहे होंगे? हमारे पास इतने पहले 700-750 छात्र संख्या थी और हम चाहते हैं कि ये संख्या जो है और प्लस हो और आगे बढ़े। अच्छा, शिक्षा का दृष्टिकोण क्या आपके यहाँ? जैसे जो फैसिलिटीज़ जो आज कॉन्वेंट का ज़माना है, जो कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज जो एक एफिलिएटेड आपका मान्यता प्राप्त विद्यालय है, और ऐसी स्थिति में जो मान्यता प्राप्त विद्यालय जो पुराने धड़े पे चल रहे हैं, इनके साथ एक चुनौतीपूर्ण चीज़ें हैं, क्या यह चीज़ आप मानते हैं? हाँ, हम मानते हैं, लेकिन हमने जो है यहाँ के आसपास के लोगों के लिए जागरूक करने के लिए, पढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा के तहत नई सरकार की योजना के तहत हमने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने का कार्य किया। अच्छा, इस बार का क्या मतलब आपके यहाँ छात्र संख्या तो हमने देखा, जैसे हमको देखने को मिली काफ़ी अच्छी छात्र संख्या है हमारे यहाँ इस समय 750 की छात्र संख्या। और ऐसी स्थिति में क्या आपके यहाँ क्या पहल की जा रही है? किस तर्ज पे पढ़ाई की जा रही है? क्या कॉन्वेंट के तर्ज पे ही आप लोग पढ़ा रहे हैं? हमारे सारे अध्यापक कॉन्वेंट की तरह बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारे खेल कूद की व्यवस्था दिया है। अच्छा, मतलब सारी फैसिलिटी जो कॉन्वेंट में मिल रही वही फैसिलिटी आप यहाँ दे रहे हैं। मतलब लोगों मतलब यहाँ पे कितने मतलब नर्सरी से है? हाँ, हमारा प्लस मतलब फर्स्ट से लेकर के इंटर तक, हाई स्कूल तक, इंटर तक नहीं। चल ठीक। आजमगढ़ के औतरौलिया क्षेत्र के टंडवा खानपुर निवासी जयप्रकाश मौर्य को, जो काफ़ी दिनों से ब्रेन स्ट्रोक रोग से पीड़ित थे, इनको 50,000 की आर्थिक सहायता देकर राहत पहुंचाया गया। ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया गौड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्राप्त धनराशि 50,000 का चेक प्रदान किया गया। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के लिए तथा गरीब असाध्य रोग से पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है। इसकी लोगों में चर्चा है। लगातार तीसरी बार विधायक बन जाने के बाद क्षेत्र के गरीब असाध्य रोग से पीड़ित लोगों की मदद क्षेत्रीय विधायक द्वारा किया जाता है। इस क्रम में शनिवार को कन्हैया गौड़ के नेतृत्व में गंभीर बीमारी से पीड़ित जयप्रकाश मौर्य को 50,000 की आर्थिक मदद इलाज के लिए प्रदान किया गया। सुनाते हैं कि ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया गौड़ और जयप्रकाश मौर्य ने क्या कुछ कहा। विधायक निधि से इनको आर्थिक मदद मिली है, इसके बारे में बताइए। विधायक निधि से इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, लकवा शिकायत हो गई थी। ये राम मनोहर लोहिया में एडमिट हुए। हम लोगों के पास आए, माननीय विधायक जी के निधि से इन्होंने एस्टीमेट बनवाया। माननीय विधायक जी अपने निधि से इनको 50,000 का अपने निधि से दवा इलाज पे दिए हैं। आज वही हम लोग इनको वितरित कर रहे हैं। विधायक के प्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ ब्लॉक का अध्यक्ष होने के नाते आज विधायक जी मौके पे मौजूद नहीं थे, तो उस उपलक्ष्य में मैं इनको वितरित कर रहा हूँ। क्या विधायक जी ने कई निधि से कई लोगों की मदद की है, इसके क्या है? करोड़ों करोड़ रुपया विधायक जी ने अपने निधि से गरीब मजलूम जो असहाय हैं, जो दवा इलाज से वंचित हो रहे थे, उनको दिए हैं। बहुत से ऐसे बहुत उदाहरण है। अभी मेरे गांव में एक बाबू साहब कैंसर से पीड़ित थे, 2.5 लाख का उन्होंने इलाज के लिए 2.5 लाख का अपने निधि से दिया। इससे जो इलाज के लिए इनको पैसे मिल गए, इनको क्या फायदा होगा इसके बारे में? इनका इलाज हो जाएगा, अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत खुशियाँ, गरीब तबके के परिवार के हैं बेचारे, और इनको 50,000 बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये स्वस्थ हो जाएंगे, इनको पूरा भरोसा, हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होके अपने परिवार में। नाम क्या है आपका? जयप्रकाश मौर्य। कहाँ निवासी है? ग्राम टंडवा खानपुर। क्या आज विधायक जी की निधि से आपको क्या मिला, इसके बारे में बताइए। विधायक जी के पास गए थे, उनसे अपनी विपद सुनाए कि हमको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, कुछ मदद कीजिए। तो 50,000 का जो है चेक दिए हैं। कहाँ इलाज चल रहा है आपका? राम मनोहर लोहिया, लखनऊ। क्या आप स्टेटमेंट निकाल के बना के दिए थे विधायक जी को? हाँ, दिए थे, डॉक्टर ने बनवाए थे स्टेटमेंट, विधायक को ले जाके दिए थे। क्या आज आपको मिल गया पैसा? आज मिल गया है। कैसा लग रहा है मिल गया? बहुत हम उनकी खुशी मना रहे हैं कि बहुत धन्यवाद उनको दे रहे हैं विधायक जी को कि ऐसे हमारा जो है स्वास्थ्य ठीक हो जाए।
आजमगढ़ से है, जहां 1 अप्रैल से प्राथमिक विद्यालयों में नया सत्र शुरू हो गया है, जिसको लेकर के छात्रों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। टीवी 20 न्यूज़ को बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ श्रावस्ती से शुरू होकर पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के उकरौड़ा प्राथमिक विद्यालय में एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ चयनित बच्चों को प्रवेश का कार्यक्रम कराया जाएगा, जहाँ पर जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे और बच्चों को नामांकित कराने के लिए 1 महीने का विशेष अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा और यह कार्यक्रम जनपद के हर स्कूलों में चलाया जाएगा, जिससे कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए। क्या कुछ कहा बीएससी आजमगढ़ ने, सुनिए। प्राथमिक विद्यालय में नया सत्र आज से शुरू हो गया है, क्या कार्य योजना है? हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अप्रैल से हमारे नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो रही है। विगत 1.5 साल से कोरोना की वजह से हमारी कक्षाएं उस तरह से सतत रूप से नहीं चल पाई हैं, तो एक नया उत्साह है कोरोना के बाद से बच्चों में विद्यालय के नए सत्र में प्रवेश को लेकर। 4 तारीख से हम लोग जो है स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रावस्ती में इस कार्यक्रम का शुभारंभ कराया जा रहा है। उस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हम लोगों के द्वारा उकरौड़ा प्राथमिक विद्यालय चयनित किया गया है, जो पलनी ब्लॉक में आता है, जिसमें हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि और हमारे जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनके नेतृत्व में हम लोग वहाँ एक कार्यक्रम करेंगे अपने जनपद का, जब वहाँ श्रावस्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरुआत कर दी जाएगी। उस कार्यक्रम में हम लोग उन बच्चों को जो विद्यालय में नव प्रवेश के लिए चिन्हित किए गए उनका प्रवेश का कार्यक्रम कराया जाएगा, तथा अगले महीने भर हम लोग हाउस होल्ड सर्वे का एक स्कीम लेके आए हैं, जिसमें हम उन बच्चों को जो हमारे विद्यालय में नामांकित नहीं है, किसी कारणवश छूट गया है, उन बच्चों को चिन्हित करके विद्यालय में नामांकित कराने का प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम हमारे एक प्रतिनिधि जनपद स्तर पे एक जगह उकरौड़ा में होगा और ये छोटे बड़े रूप में हर विद्यालय में उस दिन संचालित कराया जाएगा। तो ये हमारा स्कीम है, जिसमें हम लोग पिछले वर्ष की तुलना में हम उम्मीद करेंगे कि इस जनपद का कोई भी बच्चा छूटा न रह जाए, ताकि हम उन बच्चों को उनकी कक्षा के अनुरूप, उनकी आयु के अनुरूप ज्ञान अर्जित कराने में हम बेसिक शिक्षा सहयोग कर सकें। बच्चे बनाई गई है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी। अब रुक जाइए भाई। नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, जिसे लेकर सुबह से ही मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं तथा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों पर पूजा अर्चना करने पहुंची। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना की व्रती महिलाओं द्वारा किया जाता है, जहां माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार नवरात्र 2 अप्रैल शनिवार से शुरू हो जा रहा है, जो 11 अप्रैल को समाप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें 9वें दिन कुंवारी कन्याओं को मां का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना करते हुए भोज कराया जाता है। इसी क्रम में नगर पंचायत के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में सुबह 5 बजे भोर से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं मंदिर के आसपास फल और पूजा सामग्री की दुकानें पूरी तरह सजी रही, जहां लोगों ने हवन पूजन आदि सामग्रियों की खरीदारी की गई। व्रती महिलाओं द्वारा चुनरी नारियल चढ़ाकर नवरात्र के प्रथम दिन पूजा अर्चना शुरू की गई। वहीं लोगों के घरों में कलश स्थापना भी किया गया। इसी क्रम में क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में भी मंदिरों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही, जहाँ लोग माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हुए प्रसाद ग्रहण किया तथा मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। क्या कुछ कहा पुजारी व्रती महिला ने, सुनिए। कमला कहाँ निवासी है? सरदार बाजार। अच्छा, ये आज नवरात्रि का पहला दिन है। हाँ। नगर पंचायत में कौन सा मंदिर है? अच्छा, दुर्गा जी का मंदिर। तो आप व्रत रहती हैं? हाँ। क्या है व्रत का नियम, ये बता दीजिए थोड़ा सा। अरे ये चूड़ी चढ़ावल, फल फूल चढ़ावल, ये सब चढ़ाया जाला। क्या दिन का व्रत रहता है? 9 दिन का। 9 दिन का। हाँ। तो व्रत के बाद क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है? इसके बाद कन्ना 9 ठे खिया जाला। हाँ। कन्ना खिया जाला, अपन बिहारा पहले पारण होला, क्यों 10 दिन पारण कराला, क्यों 9 दिन पारण कराला। अच्छा, ये जो मंदिर है अपने यहाँ नगर पंचायत में, हाँ। कितने लोग आते होंगे दर्शन करने लगभग? अरे बहुत लोग आते हैं, तनी तो ना आते। कितने बजे से भीड़ लग जाती है? लगभग 7 बजे से भीड़ लग जाने। हाँ। तो 9 दिन यहाँ पूरा पूजा होती है? हाँ, 9 दिन पूजा होला। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जय कुमार प्रसाद मिश्र। सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नवरात्रि का पहला दिन है, इस पे कैसे कैसे पूजा की जाती है, क्या क्या चढ़ाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले गणेश गौरी का पूजन होगा, इसके बाद उनका स्नान ध्यान, वस्त्र आदि, फल फूल, माला वगैरह सब कुछ चढ़ा करके, धूप अज्ञार करके, उनका क्या क्या चढ़ता है इसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई देखिए, फल है, मीठा है, उनको भोग लगाया जाता है। चढ़ने के लिए तो बहुत कुछ भी है, जो यथाशक्ति जो चढ़ा ले जाइए, उनको चढ़ाने की क्या बात। वही चीज़ माता में है, वही चीज़ यहाँ है, गणेश जी में सब चीज़ें चढ़ती हैं। मेवा है, मिष्ठान है, पान है, सुपारी है, लौंग इलायची है, फूल माला है। जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ जिला महिला चिकित्सालय परिसर से जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया।
कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभागीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभाग सहयोग एवं समन्वय बनाकर जन जागरूकता एवं जन सहभागिता के साथ कार्य करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी IN तिवारी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि आज 2 अप्रैल को संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ के मौके पर संचारी रोगों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। निजामाबाद में नवरात्रि से के पहले दिन शीतला माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर के सामने नारियल फूल माला की दुकानें सज गई। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा गया। मां का दरबार सजा हुआ था। लोगों ने पूजा करने के साथ ही सुखी जीवन के लिए मां से मन्नतें मांगी। सुबह होते ही निजामाबाद के भैरवपुर गांव स्थित मां शीतला के मंदिर पर भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। इस दौरान महिलाएं व पुरुष हाथ में पूजन सामग्री लिए जय माता दी के उद्घोष के बीच मां शीतला की पूजा अर्चना की। मां के दर्शन के लिए दिन भर भक्तों का आना जाना लगा रहा। मंदिर परिसर में शनिवार को पूरे दिन नवरात्र के पहले दिन भीड़ रही, जहां सुबह से ही भक्तों के दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया। मेले में लोगों ने खूब खरीदारी किया। मंदिर में सुबह से भजन कीर्तन का कार्यक्रम स्थानीय गायकों द्वारा चल रहा है। जगह जगह लोगों ने लोगों का प्रसाद वितरण किया। सुरक्षा के लिए 2 उप निरीक्षक, 1 दर्जन कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगी थी। अतरौलिया थाना के सिकुहुआ गांव में पीड़ित राजेश दुबे अपनी पुश्तैनी मकान पर मकान बनवा रहा था। इस संदर्भ में विरोधियों ने उसके मकान को रखवा दिया। पीड़ित थाने पर गया तो दरोगा ने कहा कि आप SDM का आदेश लेकर के आइए। राजेश ने SDM के पास जाकर अपनी बात को बताई तो SDM ने लेखपाल और कानून को रिपोर्टिंग मांगी। इस पर लेखपाल और कानूनगो ने अपनी रिपोर्ट SDM को प्रेषित की। इसके बाद SDM ने अतरौलिया थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया। SDM के आदेश का पालन दरोगा मानने से इनकार कर दिया। पीड़ित राजेश दर की ठोकरें खा रहा है और अपने मकान बनाने की गुहार लगा रहा है। राजेश पेशे से ड्राइवर है और काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से अपनी असहमति दर्ज की। इस पर थानाध्यक्ष हिला हवाले कर रहे हैं। इस संदर्भ में जब थानाध्यक्ष अतरौलिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस आदेश को कुछ नहीं मानता हूं। पीड़ित राजेश दुबे मीडिया से आजमगढ़ के तेज तर्रार कप्तान और जिलाधिकारी से न्याय की मांग किया है। सुनाते हैं कि पीड़ित राजेश दुबे ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? राजेश दुबे। क्या प्रकरण है आपका? सर ये हमारा पुराना मकान था, आधा बना हुआ है, आधा गिर गया था। कच्चा मकान था, उसको मैं बनवा रहा था। हमारे पड़ोसी हैं दबंग, वो लोग कई लोग हैं, 7-8 लोग हैं, आकर के रुकवा दिए। तो हमने पूछा भाई क्यों रुकवा रहे हैं आप? तो कुछ नहीं बोले। जो है गए जो है थाने पे जो है एप्लीकेशन दिए कि उनका घर रोक दिया जाए। हम पुलिस आई, दोनों लोगों को बोली आइए थाने पे। हम लोग गए थाने पे। SO साहब बोले भाई जाइए तहसील, वहाँ से कोई आदेश लेकर के आइए, हमको बोले। तो हम गए जो है तहसील से SDM साहब के समझ एक प्रार्थना पत्र जो है दिखाई जरा सा, उसको क्या दिए जो है ये प्रार्थना पत्र है। तो SDM साहब ने लेखपाल और कानूनगो से आख्या मांगा। इसकी ये रिपोर्ट है जो कानूनगो साहब और लेखपाल साहब ने दिया है, जिससे रिपोर्ट लगी है। हाँ, उसके बाद SDM साहब ने SO साहब को निर्देशित किया है यदि प्रार्थी अपने मकान के ऊपर बना रहा है तो उसको विपक्षी परेशान न करे और वो जो उत्पन्न न करे। इसको लेकर के हम गए थाना अध्यक्ष महोदय के पास, तो वो जो है सुने नहीं। कल आता हूँ, परसों आता हूँ, यही करते करते 4-5 दिन उधर लगा दिए। फिर छुट्टी लेकर के चले गए घर। आज जो है आए हैं तो आज वापस मैं गया हूँ। तो स्वयं सेवक संघ नगर आर्यमगढ़ द्वारा आयोजित 2 अप्रैल दिन शनिवार स्थान विलसी इंटर कॉलेज चौक समयकाल भारतीय नववर्ष एवं आदि सरसंघ चालक प्रणाम कार्यक्रम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता पूर्ण गणवेश में कार्यक्रम में पूरे उत्साह एवं ऊर्जा के साथ भारत माता की जय वंदे मातरम उद्घोष के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोल इंडिया के रिटायर्ड अधिकारी जितेंद्र ने बताया कि भारतीय नववर्ष हमारे पूरे भारतवर्ष में विभिन्न नाम जैसे पड़वा, शक संवत, विक्रम संवत, हिंदू नववर्ष, नवरात्रि आदि नामों से पुकारा जाता है। कार्यक्रम में मुख्य वैदिक गोरक्ष प्रांत के सह कार्यवाहक विनय ने कहा, अभी विश्व सन के रूप में 2022 चल रहा है, परंतु हमारे सांस्कृतिक विक्रम संवत 2079 एवं युगावध 5124 का प्रारंभ हो रहा है। हिंदू संस्कृति के नव वर्ष में बसंत श्रृंगार से सुसज्जित प्रकृति का श्रृंगार करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेड गेवार ने हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए जात पात के भेद को मिटाकर
पूरा राष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हमारा बंधुत्व है। इस एकात्मता को लेकर अपने 100 वर्ष पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से आग्रह किया कि हम हिंदुस्तान में तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारी संस्कृति सुरक्षित है। पुराने प्राचीन काल से हमारे महापुरुषों साधु संतों द्वारा संस्कृत की रक्षा होती। अतरौलिया के क्षेत्र के पटेल इंटर कॉलेज, गंगापुर, आदर्श नगर कॉलोनी समेत कई इलाकों में होली के बाद से ही बिजली की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत बिजली विभाग से कई बार की गई। बिजली की उपयोगिता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा आनन फानन में बिजली सही कराई गई, लेकिन समस्या अभी भी उसी तरह बनी हुई है। वही पटेल इंटर कॉलेज को बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनाया गया है, जहाँ बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में बिजली की समस्या के चलते बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनाए गए इंटर कॉलेज में ना तो पंखे चल रहे हैं और ना ही CCTV कैमरे की, जिससे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी प्रभावित हो रही है। वही लोगों को सबसे बड़ी समस्या पानी की हो रही है। होली बाद से ही लोगों द्वारा बिजली का रोया जा रहा है, जहां आए दिन ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत है। वही लोकल फॉल्ट हो जाने की वजह से पूरे दिन लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। यह प्रमुख समस्या होली के बाद से ही लोगों के लिए बनी हुई है, जिसमें संबंधित अधिकारी भी समाधान करने में अपने आप को बेबस व असहाय समझ रहे हैं। जबकि स्थानीय लोगों का मानना है कि एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जो 1 घंटे चलने के बाद ही जल जा रहा है तथा लोगों के घरों की बिजली 2 से 3 दिनों तक लगातार प्रभावित रहती है और पानी की समस्या बनी हुई है। भीषण गर्मी में जहाँ लोगों की परेशानियाँ बढ़ी हुई है, वही बिजली की समस्या से लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु बिजली विभाग के अवर अभियंता अवधेश पाल ने बताया कि इस समस्या का अस्थायी समाधान निकाला जा रहा है। बार बार ट्रांसफार्मर जल रहा है तो वही केबल पर तार भी कट रहे हैं। ट्रांसफार्मर के लिए जल्द से जल्द लगाने की बात कही जा रही है। ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड की अधिकता के कारण बार बार ट्रांसफार्मर चल रहा है। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका? कन्हैया प्रसाद गौड़। हम इसी पटेल तिराहे के ग्राम गोरहारपुर के हैं। बिजली की समस्या क्या है ये बताइए। बिजली की समस्या तो बहुत दिक्कत यहाँ पे है। आज होली के समय से ये ट्रांसफार्मर आए दिन दूसरे दिन आज लग रहा, दूसरे तीसरे दिन जल जा रहा है। हम लोग कई बार एक्सीएन जेई से यहाँ के लोगों से कह दिए, बदला जाता है, दूसरे दिन जल जा रहा है। ये विभाग के इतनी बड़ी लापरवाही है कि जो ट्रांसफार्मर आज हम बन रहा हो अल्मुनियम मेड से बन रहा, पहले कापर से बनता था, उससे बना के लोग तेल भी कम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। बिजली विभाग का बड़ा लापरवाही है। आइन वो लिखने को तो 100 kV है, लेकिन उस पर kV का भी नहीं चल रहा है। चरम सीमा पे अब गर्मी से तो पूरा हमारा चौराहा का पूरा जनता बेहाल है। अब यहाँ जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो बिजली से उनकी चलती है, एकदम बेहाल हो गए हैं। रोड पे समझिए उनको खाना के लिए बहुत से अपना कमाई नहीं कर पा रहे। अब जे का कि लोड बहुत ओवर, बताइए लोड कहाँ, आपके पास कनेक्शन है, आप सबका चेक करिए। और 100 का है और यहाँ 50 है कनेक्शन है, बहुत होगा तो 4 लोग इनके विभाग के मिली भगत से चोरी करते होंगे, कटिया उटिया कनेक्शन वाला, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी है, इसको आप जान लीजिए। तो कापर का होना चाहिए, अल्मुनियम मेड से बन, उसमें प्रॉपर तेल नहीं है। वही अपना लोग क्या है कि आप लोगों को कापर का ट्रांसफार्मर यहाँ लगना, कापर का यहाँ लगना चाहिए, उसको दुरुस्त करें। तार जर्जर हो गया, तार नया लगाएं। आए दिन तार शॉर्ट होने से भी लोड पड़ रहा, ट्रांसफार्मर जाए, इस तरीके की शिकायत है। लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का जनपद आज आगमन पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही सुएदा, सठिया, मुबारकपुर एवं बिलरियागंज बाजार में जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ज्ञात हो कि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली 2 बार से मुबारकपुर विधानसभा से बसपा से विधायक रह चुके हैं, चुने गए थे और किन्हीं कारणों से बसपा छोड़कर सपा का दामन थामा था, लेकिन उचित सम्मान न मिलने के कारण असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से मुबारकपुर से 2022 विधानसभा चुनाव लड़कर काफ़ी मजबूत स्थिति में रहे, जिससे राजनीतिक पंडितों में तहलका मच गया था। और अब फिर से लोकसभा आजमगढ़ के उपचुनाव में पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ज्ञात हो कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि गुड्डू जमाली पूर्वांचल में एक लोकप्रिय नेता के नाम से जाने जाते हैं और हर वर्ग में इनकी अच्छी पकड़ है, जिसका फायदा बसपा सुप्रीमो मायावती को मिल सकता है और आजमगढ़ जिले के साथ ही कई जनपदों में मुस्लिम व दलित गठजोड़ एक नया गुल खिला सकता है। और वक्त गुड्डू जमाली ने चुनावी अभियान की शुरुआत करके लोगों में एक संदेश दे दिया है कि वह संघर्ष करने वाले नेता हैं और पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में कूद गए हैं, जबकि इन अन्य दलों में अभी किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। नहीं कहना क्या, ये तो हमारा भाई यही हमारा ओरिजिनल घर था, हमारी पैदाइश यहीं हुई और मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर यहीं से शुरू किया। बीच में हालात ज़रूर ऐसे बने कि 2-4 महीने के लिए हम ज़रूर उससे अलग हुए, दूर हुए,
लेकिन दिल दिमाग से आप लोगों ने भी चुनाव के दौरान भी देखा होगा, बहुत लोग मुझसे मिले भी थे। तभी मैं हमेशा कहता था कि भाई मैं मिशनरी आदमी हूँ, और जिस दल में गया था या जिसके सिंबल से लड़ा था वो लोग भी मिशनरी सोच के ही लोग थे। वो लोग भी जय भीम और जय मीम का ही नारा लगाते थे। और दोबारा इसलिए इस बात को हम इसमें दोबारा हमने ज्वाइन किया या आए हैं, क्योंकि ईमानदारी से कहने में कोई बुराई नहीं कि आज बीएसपी ही मुझे लगता है इस वक्त ये विकल्प है जो हम लोग इसमें जुड़ करके समाजवादी जैसे पाखंडी हों, चाहे भाजपा का जो एक जो उनका जो समाज को नफ़रत की राजनीति करते हैं, उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो बीएसपी रोक सकता है। क्योंकि जो एक जो एक बैलेंस वोट है, जो एक बेस वोट है, अगर उसमें हम लोगों का वोट मिलता है और समाज में हमारे जो और हिंदू भाई हैं ऐसी सोच समझ के जो चाहते हैं कि समाज में एक न्याय की व्यवस्था कायम हो, तो वो सिर्फ बीएसपी है। और ये भी आपको बताऊं बहुत ईमानदारी से, ज़िंदगी में शाह आलम ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं जिस दल में भी गया वहाँ भी था, और जब मैं आया तो पहले मैंने उनको बताया, उनसे बात किया। उन लोगों ने भी कहा कि नहीं शाह आलम भाई आपकी सोच ठीक है, और अगर आप जाना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, खुशी आप जाइए। हमने उनको ये तर्क बताया कि हम वोट लेके लड़ के काट तो सकते हैं, मगर हम लोग समाज को जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं जीत नहीं सकते। ईमानदारी से कहने में उसको क्या बुराई क्या है? तो इसलिए हम ये मानते हैं कि इस प्रदेश में सिर्फ एक विकल्प, सिर्फ और सिर्फ आखिरी विकल्प है, और वो है बहुजन समाज पार्टी। सबको सबने देख लिया, और मैं तो जिस समाज से आता हूँ मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि उस समाज ने हमेशा इसी भावना से वोट दिया कि हमको फलां को हराना है, फलां को हरा, कभी अपने लिए वोट दिया ही नहीं। अब तो मैं कहता हूँ मेरे भाई कि इस माध्यम से मैं चाहता हूँ ये चलाइएगा ज़रूर। उन लोगों से भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आपने खूब टेस्ट कर लिया, खूब आपने टेस्ट किए, हमेशा आपने इसी भावना से वोट दिया कि आपको हमें फला को हराना है तो हम आपको दे दें। अब आप ऐसे वोट मत दीजिए, आप उसको वोट दीजिए जो इस ताकत में है, और आपकी ताकत मिलके जो सरकार बदल सकती है, सरकार बना सकती है। 20-20 40 होते हैं, 8 और 20 28 होते हैं, इस गिनती को सबको समझ में आता है। और ऐसा नहीं कि खाली दलित और मुसलमान की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण भाई भी हैं, अपर कास्ट और हिंदू हैं, ओबीसी भाई हैं। ये बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो समाज में एक समता मूलक समाज का निर्माण कर सकता है, समाज में हर आदमी को न्याय मिल सकता है। और बहन जी ने किया कहा नहीं, करके दिखाया। तो हम लोग तो मिशनरी सोच के हैं, हम लोगों का जीवन का राजनीति का उद्देश्य कोई धन कमाना नहीं है। वी आर ए मिशनरी पीपल, वी आर डूइंग पॉलिटिक्स टू सर्व द सोसाइटी, नॉट टू गेन एनीथिंग। तो इसलिए आई बिलीव दैट बीएसपी इज़ द ओनली ऑप्शन हु कैन स्टॉप दिस टाइप्स ऑफ जो ये गलत हरकतों वाली पार्टियां हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ बीएसपी रोक सकती है। अच्छा, कुल मिला देखिए कमियां कहीं नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कमियां रहीं। बीएसपी का वोट आज भी हमारा, ये विपरीत परिस्थितियों में भी हम जिस ज़िले में खड़े हैं हमारा वोट इंटैक्ट है। हाँ, ये कहने में कोई शर्म नहीं है। अब जैसे मेरा ही समाज है, मुबारकपुर में मैंने रोक लिया, वो बात अलग है, मैं लड़ रहा था। बाकी और जगह हमारे लोग भी एक पार्टी में चले गए। हमारा ओबीसी भाई भी सोच में पड़ गया कि यार कुछ लोग सत्ता के साथ चले गए कि शायद बीजेपी आ जाएगी, इसी में चले जाओ, कुछ लोग सपा में चले गए। तो ये इस तरह से करके एक पोलराइजेशन कर लिया इन्होंने। और उसको जो कुछ लोग अच्छी मानसिकता के भी थे, उनको लगा कि यार ये सपा के लोग आएंगे तो फिर वही गुंडागर्दी और उस तरह की चीज़ें फैलाएंगे। वो लोग दोबारा वहाँ चले गए भाजपा में, जो नहीं भी देना चाहते थे। तो ये कुल मिला के हमारा समाज तो इसमें बह गया कि हमें भाजपा को रोकना है। वो बेचारा बार बार बह जाता है उसमें, लेकिन बार बार बह के नहीं रोक पाया। और ये लोग, इनकी तो सही बात है कि इनको तो हम लोग पहले से जानते थे कि सरकार में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक हवा बनाते थे कि यहाँ से लेके हम लोग नोएडा से लेके यहाँ तक रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ समझते नहीं। हम पहले दिन से कहते थे कि बहुत मुश्किल है, ये 47 सीट से बहुत पहुँच जाएंगे, 150 पहुँच जाएंगे। इनकी आखिरी वहाँ भी नहीं पहुँचे, 125 तक रहे। मैं तो मंचों से कहता था। लेकिन हाँ, बीएसपी सरकार बना सकती थी, बीएसपी के पास क्षमता है, बीएसपी का मुँह लोट है। देखिए, एक आदमी के जेब में पैसा है
उसको कुछ मिलाओगे तो वो बढ़ जाएगा। 20 के साथ अगर हमारा ब्राह्मण भाई, ओबीसी भाई, अपर कास्ट हिंदू भाई और हमारा मुसलमान भाई, अरे मैं तो कहता हूँ पूरा ना जुड़े 75% जुड़ जाए, 60 जुड़ जाए, दूसरे दिन सरकार बन जाएगी। तो अब ये हालात पैदा हुए और अब हम लोग इसको इसी तहत काम करेंगे और आप देखेंगे कि मुझे ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिन में बीएसपी अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी, जैसे पहले कर रही थी उससे भी स्ट्रांग होकर उभरेगी। अब ज़रूर हमको हमारे पार्टी को नुकसान हुआ, हम लोग नीचे, अब इससे नीचे नहीं जाएंगे। ये आप जान लीजिए इंतहा है एक्सट्रीम, अब सिर्फ ऊपर आना है। और हमारे समाज में भी बार बार खूब एक्सपेरिमेंट करके, तजुर्बा करके देख लिया है और सारे लोगों ने करके, ब्राह्मण भाइयों ने को भी जितनी इज्जत बहन जी क्या मिली उतना किसी समाज को नहीं, किसी दल में नहीं मिली। तो अब तो बीएसपी का ही दौर आना है। अब उसमें साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, मैं नहीं कह सकता, मगर आएगी बीएसपी। आपको भी फुल फ्लैश प्रतिनिधि नहीं, प्रत्याशी। हाँ ठीक है, वो तो मैं पहले भी यहाँ से लोकसभा लड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई नया हूँ। और हम लोग ऊपर वाले ने चाहे जीतेंगे, इसलिए कह रहे हैं ये बात। ऐसा न समझिए कि ओवर कॉन्फिडेंस। भाई जब सरकार बनने की बात थी तब तो ये मुबारकपुर में हमको रोक नहीं पाए। मैं एक बात कह रहा हूँ ना भाई, SC वोट सारी परिस्थितियों के बावजूद 5 लोकसभा में क्या है वो आप गणित जानते हैं, क्या मिला वो भी गणित जानते हैं। और जो ये मुसलमानों को अपनी जागीर समझते हैं, वहाँ पे भी मुबारकपुर में हमने इनको हरा दिया। अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए, मैंने इनको बड़े मार्जिन से वहाँ पे भी ये हारे। ये जीते सिर्फ इसलिए कि मेरा बेस आउट मेरे पास नहीं था। जो मेरा SC भाई था वो मेरा एक हाथ मेरे साथ नहीं था, होता तो हम 7000 से हरा चुके होते, हमारा उसका जोड़ लीजिए। तो यहाँ तो इनको हारना तय है, इसलिए कि हमको मुसलमान 100% देगा। हम ही वो मुसलमान प्रत्याशी भी हैं जिसको मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और अपने हिंदू भाइयों का भी एहसान मानता हूँ कि मुझे इस बात का घमंड है कि मैं ही वो प्रत्याशी जो बड़े पैमाने पर अपने हिंदू भाइयों का भी वोट लेगा, अपर कास्ट का भी लेगा, ओबीसी का भी लेगा। आप देख लीजिए, पुराने साथियों को भी बिल्कुल लाए के बहन जी जिसको चाहेंगी बहन, ये तो निर्णय बहन जी का होता है। हम लोग तो अपने तरीके से जैनपुर नगर पंचायत में खुली नालियों के चलते संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बना हुआ था, जिसके चलते जनता परेशान थी, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वहीं जैनपुर निवासी समाजसेवी पुरुषोत्तम यादव ने बताया कि नगर की समस्याओं को लेकर के यहाँ के लोगों ने मुझे अवगत कराया। मुझसे जो भी संभव मदद हो सकी है किया हूँ और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं नगर की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नगर में खुले नालियाँ और उनकी साफ सफाई के साथ अन्य मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि सबसे बड़ी समस्या यही है और हमने इसी को देखते हुए कुछ जगहों पर खुली नालियों पर पटिया डलवाई है ताकि नगर वासियों को सुविधा मिल सके। सर आपका परिचय? मेरा नाम पुरुषोत्तम यादव, नगर पंचायत जैनपुर। सर आपके द्वारा रोजाना कार्य करवाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? इसके बारे में ये कहना है कि हम जब मार्केट में सुबह टहलने जाते हैं तो हमसे जैनपुर के जनता जो मिलते हैं तो लोग कुछ मतलब जैसे काम के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं कि भाई चेयरमैन से कहिए, तो लोग कहते हैं कि चेयरमैन जी कहते हैं कि बजट नहीं है, वो नहीं है, कुछ काम नहीं है। इसके पहले मेरे बड़े भाई 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं और उन्होंने आज तक जो कार्य किया वो आज दिखाई देता है। बाकी ये 5 साल का कार्यकाल होता है, 2 कार्यकाल हो चुका, लेकिन इन लोगों का कार्यकाल वही 5 साल में वही उन्हीं के समय में वही दिखाई दिया, बाकी आगे नहीं कुछ दिखाई देता है। हमारे भाई साहब 2 बार रहे हैं, जो भी सड़क देख लीजिए उनके द्वारा बनवाई गई है, आज वो कितना गुणवत्ता के साथ बनाई गई थी कि आज सब दिखाई दे रही है और किसी का नहीं कोई काम दिखाई देता है। और हम वहाँ पे गए आर्य नगर में, तो वहाँ पे लोग हमसे मिले, कहे कि ये काम करवा दीजिए। हम कहे भाई चेयरमैन साहब से कहिए और लोगों से मतलब वो कहिए, तो कहे हम लोग सबसे कर चुके हैं, कोई नहीं इस पर ध्यान देता है। तो हम वहाँ पे गए तो उस पर पटिया ढलवाए और नाली को बनवाए, आप जाके देख लीजिए वो सब। फिर दूसरे दिन हम गए नौशहरा वार्ड में, वहाँ से लद्धा बाबा की मज़ार पे सैकड़ों लोग प्रतिदिन जाते हैं, लोगों के ऊपर छिट्टा पड़ जाता था, वहाँ के दुकानदार लोगों के ऊपर। अजीम भाई के सामने नाली थी तो हम जाके वहाँ पे निर्माण करवाए और जाके देख लीजिए मेरे द्वारा कराया गया कार्य कैसा है। धन्यवाद। अगर जैनपुर की सम्मानित जनता मुझे अवसर देती है तो ये कार्य हम बहुत बढ़िया से बढ़िया कार्य करके दिखाएंगे। मिशन शक्ति अभियान के तहत भदोही पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया।
डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में समस्त थाना क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियान महिला जागरूकता एंटी रोमियो अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों व एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला शक्ति के बचाव के लिए शासन की मंशा के अनुरूप थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदिरों, स्कूल, कॉलेज, नगर पंचायत कार्यालयों में व अन्य स्थानों पर जाकर महिलाओं बालिकाओं को एकत्रित कर एवं बीट में भ्रमण कर उनको कानून अधिकारों व महिला सुरक्षा संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है तथा हेल्पलाइन नंबरों व वन पावर लाइन 1090 महिला हेल्पलाइन 181 यूपी 112 चाइल्ड हेल्पलाइन सहित तमाम जानकारियां दिया गया। और भदोही में आगामी पर्वों के दृष्टिगत जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा संयुक्त रूप से थाना भदोही पर पीस कमेटी की बैठक की गई, जहां सम्राट गणमान्य व्यक्तियों, धर्मगुरु, डिजिटल वॉलंटियर आपसे सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने के लिए अपील की गई। आमजन को अफवाह भ्रामक सूचनाओं के प्रचार प्रसार से बचने हेतु जागरूक किया गया। बैठक के दौरान थाना परिसर अंतर्गत निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण भी कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।